नमस्कार, मैं निरंकार और प्रीलिम्स बूस्टर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग एक प्रश्न पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि लिया गया है मैपिंग सेक्शन से। लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथन में से कौन सा यस्य कथन असत्य है, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना है। पहला कथन है बोलिवियन पठार दक्षिणी अमेरिका में पश्चिमी कॉर्डिलेरा के मध्य में अवस्थित है। एक ये बात हो गई। दूसरा है एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी होने के साथ हिमालय के बाहर विश्व की सर्वोच्च चोटी है। एक ये बात कह रहा है। अटाकामा डिजर्ट की बात हो रही है और एंडीज रेंज की बात हो रही है। तो आप देखिए इस प्रश्न को, तो सारे कथनों को देखा जाए तो लबोलबाब यही है कि ये एंडीज पर्वत श्रेणी से संबंधित प्रश्न है। तो हम पूरे एंडीज पर्वत श्रेणी को समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। तो हम मैप पर देखने का प्रयास करेंगे। ये देखिए आपका मैप है साउथ अमेरिका का और इसमें हम रेंज बनाते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम और ये इस तरह से बना लेंगे, कलर अलग अलग करेंगे। इस तरह से, यानी कि अगर देखा जाए तो हमने 3 रेंजेस बना दिया है इसमें पैरेलल। इसका नामकरण करते हैं। तो एंडीज पर्वत अगर हम इधर ले लें कि भाई ये एंडीज है, तो कितने देशों में है? आप कहेंगे वेनेजुएला से लेकर के अर्जेंटीना तक ये 7 कंट्रियों में फैला हुआ है। देखिए अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ऐसे सीक्वेंस में लिखते जाओ। सबसे पहले है वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, बोलिविया, पेरू, चिली, अर्जेंटीना। ये 7 देशों में फैला हुआ है। अगर हम वेनेजुएला को माइनस कर दें और अर्जेंटीना को माइनस कर दें तो बाकी बचे कंट्री जो हैं इनको हम कहते हैं इंडियन कंट्री। इंडियन कंट्री, ये एक फैक्ट आप जानते रहिएगा। अब आते हैं पर्वत पर। तो यह वास्तव में एक नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। यानी ये कैसा पर्वत है? आप कहेंगे एक नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। अब नवीन मोड़दार पर्वत कह रहे हैं, साथ ही साथ इसको हम कहेंगे कैसा है? आप कहेंगे अल्पाइन का उदाहरण है, यानी एक अल्पाइन माउंटेन है। अब अल्पाइन माउंटेन क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए ध्यान से, अगर हम पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के अब तक जितने पर्वत बने हुए हैं या पूरे समय काल को अगर हम विभाजित करें तो आपको क्या मिलेगा? आप कहेंगे ये 4 समय है, यानी समय क्या? पीरियड। 4 पीरियड में इसको बांटा गया है, 4 कालों में बांटा गया है इसको। पहला हो जाएगा प्री कैम्ब्रियन, समझ लीजिए इसको अच्छे से। दूसरा है पैलियोजोइक और तीसरा है मेसोजोइक और चौथा है सेनोजोइक। ठीक है। जो पर्वत प्री कैम्ब्रियन में बनेंगे इनको हम कहेंगे आर्कियन माउंटेन। ये ऐसा समय है जहां पर जीव जंतुओं की उत्पत्ति नहीं हुई है, यानी यह पर्वत जो होंगे चाहे मोड़दार हों या ब्लॉक पर्वत हों वो सब के सब जीवाश्म रहित होंगे, इसमें जीवाश्म नहीं होंगे। पैलियोजोइक में जो पर्वत बनेंगे इनको हम कहते हैं कैलिडोनियन पर्वत। वहीं मेसोजोइक में बनने वाले पर्वतों को हम कहते हैं हर्षिनियन और सेनोजोइक में जो बनेंगे इनको हम कहेंगे अल्पाइन। ठीक है। तो आप देखेंगे जो सेनोजोइक में बनेगा उसको हम नवीन कहेंगे, यानी कि जो हमारा एंडीज पर्वत है यह भी एक नवीन मोड़दार अल्पाइन का उदाहरण है। अब समझने वाली बात यह है, हमने 3 रेंज बनाई है। इसको देखिए ध्यान से। जो सबसे वेस्ट वाला है इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेंटल। ऑक्सीडेंटल। जो सबसे ईस्ट वाला है इसको हम कहते हैं ओरिएंटल और जो मिड वाला है इसको कहते हैं सेंट्रल। 3 पैरेलल है। अब अगर हम इसकी उत्पत्ति को समझने जाएं तो ध्यान समझिएगा। मान लो कि ये 2 प्लेट है, इसमें एक प्लेट है महासागरीय ओशनिक है और एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। ध्यान दीजिएगा, जब दोनों प्लेटें आपस में टकराई, हालांकि प्लेट टेक्टोनिक में हम लोग सीखेंगे, तो ये है
प्रशांत महासागरीय प्लेट और इसको आप मान लीजिए दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है, जो कि कॉन्टिनेंटल है और ये ओशनिक है। तो ऐसे में बीच में जो ट्रेंच बना, ये गर्त बना, इसी में इधर का अवसाद आया और इधर का भी अवसाद आया, सेडिमेंट आया। स्थल से जो सेडिमेंट आ रहा है इसको मोलास कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलास। और जो महासागरीय अवसाद होता है इसको कहते हैं फ्लाइस। और आकर के ये इसमें जमा होना शुरू हो गया। ध्यान समझते रहिएगा, इसमें अवसाद जमा हो गया तो यह एक प्रकार से सिंक्लाइन बन गई। क्या बन गई? सिंक्लाइन, यानी भूसन्नति का निर्माण हो गया, जिसमें महासागरीय जो भूसन्नति होती है उसको कहते हैं मायोजियोसिंक्लाइन, और जो स्थलीय हो जाती है इधर से आया उसको कहते हैं इयोजियोसिंक्लाइन। तो ऐसे में इसी अवसाद में प्लेटों के गति से संपीड़नात्मक बल उत्पन्न हो गया और इसमें क्या पड़ना शुरू हो गया? फोल्ड। उससे पहले जो यह प्लेट नीचे गई है इसका आंशिक गलन हो जाएगा। आंशिक गलन होगा तो यहां से मैग्मा का डिफरेंशिएशन होगा, मैग्मा ऊपर की ओर आएगा और यहां पर एक वोल्केनिक आर्क का निर्माण हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये वोल्केनिक आर्क बन जाएगा। यानी ये क्या है? आप कहेंगे वोल्केनिक आर्क है। वहीं पर इसमें फोल्ड पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें फोल्ड पड़ेगा, इसको कहते हैं टेक्टोनिक आर्क। वहीं पर इधर एक फोल्ड पड़ा तो आप कह सकते हैं इसको एक्सेसनरी प्रिज्म। तो देखिए सीक्वेंस में तीनों बन गया। तो ऐसे ही तो एंडीज माउंटेन है, यानी अलग अलग समय में पर्वत बने हैं और अलग अलग मेथड्स भी हैं। तो जहां पर ऐसे पर्वत मिले हैं जो अलग अलग विधियों के द्वारा अलग अलग समय में निर्मित हो, उनको कहते हैं कॉर्डिलेरा। तो इस तरह से कॉर्डिलेरा का फॉर्मेशन हुआ। तो अब देखिए 1 2 3 बना हुआ है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो एंडीज पर्वत श्रेणी है यह भी एक कॉर्डिलेरा का उदाहरण है, यानी पश्चिमी कॉर्डिलेरा का उदाहरण है। साथ ही साथ साउथ अमेरिका का एक महान जल विभाजक है, क्योंकि बहुत सारी नदियां यहां से निकलती हैं और अलग अलग क्षेत्रों में, यानी पश्चिम की ओर या पूर्व की ओर प्रवाहित होती रहती हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। देखो ध्यान से, ये हो गया नॉर्थ यानी उत्तरी, ये हो गया मिड मध्य, और ये हो गया साउथ दक्षिणी। अब एक एक को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान से समझते चलिएगा। अगर हम उत्तरी वाले में देखें तो इसमें 2 चीजें याद रखिएगा। एक है इक्वाडोर में कोटोपैक्सी। कौन सा है? कोटोपैक्सी। और एक और है इक्वाडोर में ही चिम्बराजो। कोटोपैक्सी क्या है? एक एक्टिव वोल्केनो, और आप कह सकते हैं कि विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। वहीं पर चिम्बराजो इक्वाडोर की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही साथ समझने वाली बात यह है कि जो इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो है, यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंचे स्थान पर अवस्थित राजधानी के रूप में है। इतनी बात आपको यहां पर समझना है। अब आप मिड में आइए। मिड में आएंगे तो आपको मिलेगा बोलिवियन पठार। बोलिवियन पठार। अब बोलिवियन पठार क्या है, इसको समझने का प्रयास करिए। बोलिवियन पठार एक अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है, यानी कि पर्वतों से घिरा हुआ पठार है, और इसी को हम पेरू में कहते हैं एंटीप्लानो और बोलिविया में बोलिवियन प्लेटू कहते हैं। तो इस पठार को भी समझने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए। अब अगर इसको हम देखें तो बोलिवियन पठार में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, आप इधर चाहो तो नोट कर सकते हो। क्या है? एक है अंतरा पर्वतीय पठार, पर्वतों से घिरा हुआ है। साथ ही साथ यह टिन भंडार के लिए बहुत फेमस है। अब इस टिन भंडार में कुछ शहरों को आप ध्यान से देखिएगा। तो एक आप देख सकते हैं सुक्रे, एक है सांता क्रूज, एक है पोटोसी। ये 3 स्थान को आपको ध्यान रखना है, पोटोसी, सुक्रे और सांता क्रूज। ये तीनों के तीनों टिन उत्पादन के केंद्र हैं, ये जानते रहिएगा। अब इसमें आपको देखना है लापाज। तो लापाज को आप देखिए। लापाज बोलिविया की एडमिनिस्ट्रेटिव प्लस लेजिस्लेटिव यानी विधायी राजधानी के रूप में है, और साथ ही साथ लापाज विश्व की सबसे ऊंचे स्थान पर अवस्थित राजधानी भी है।
इससे अधिक ऊंचाई पर किसी देश की राजधानी नहीं है। वहीं पर अगर सुक्रे को देखें तो सुक्रे बोलीविया की कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक और जुडिशियल यानी न्यायिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। इतनी बात। इसके बाद आप देखिएगा, इसमें एक इंपॉर्टेंट है टिटीकाका लेक। ये देखो टिटीकाका लेक, और टिटीकाका लेक 2 देशों में है। आप कहेंगे कहां कहां पर, तो आप कहेंगे पेरू और प्लस बोलीविया यानी बोलीवियन पठार में ही अवस्थित है। तो इससे यह भी बात क्लियर हो गई कि बोलीविया पठार कहां है, तो पेरू और बोलीविया में है। तो इस झील के बारे में जानते रहिएगा। यह एक क्रेटर झील का उदाहरण है, यानी ज्वालामुखी का जो मुख होता है वही जब ज्वालामुखी क्रिया बंद हो जाती है उसमें जल भराव हो जाता है तो क्रेटर बन जाता है, क्रेटर लेक बन जाती है। तो यह एक क्रेटर लेक का उदाहरण है। और साथ ही साथ विश्व की सबसे ऊंचे स्थान पर अवस्थित नौगम्य झील है, यानी इससे जो भी अधिक ऊंचाई पर झील हैं, इससे भी समुद्र तल से अगर देखा जाए तो इससे भी अधिक ऊंचाई पर है, लेकिन उसमें वो नेविगेबल नहीं है, उसमें नौगमन आप नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आप नौगमन कर सकते हैं। तो नौगमन के आधार पर अगर देखें तो यह विश्व की सबसे ऊंचे स्थान पर अवस्थित झील है। तो इसको जानते रहिएगा। इसके साथ ही साथ इसमें आपको एक लेक जानते रहना है, लेक पोपो, जो कि बोलीविया में ही अवस्थित है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है बोलीवियन प्लेटो के। अब ध्यान दीजिएगा, एक है अटाकामा डेजर्ट। अब अटाकामा डेजर्ट को आप देखो ध्यान से, तो इस क्षेत्र में आपको अटाकामा डेजर्ट दिखेगा। इस क्षेत्र में अगर मैप पे देखना चाहो तो आप मैप पे देख सकते हो। ये देखिए अटाकामा डेजर्ट है। अटाकामा डेजर्ट आप देखेंगे तो मेनली आपको चिली में दिखेगा, चिली में है। थोड़ा सा इसका भाग पेरू में भी दिखाई देगा, बोलीविया में भी दिखाई दे रहा है और अर्जेंटीना में भी दिखाई देगा, लेकिन मुख्यतः ये कहां पर है, आप कहेंगे चिली में अवस्थित है। अब अटाकामा डेजर्ट की कहानी को समझिए। यह वास्तव में एक ट्रॉपिकल डेजर्ट है। ट्रॉपिकल डेजर्ट है यानी कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण है, और विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है। यानी कि क्या है, यह शुष्कतम मरुस्थल है, यानी ड्राइएस्ट डेजर्ट के रूप में जाना जाता है। सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है ये। इसी में ध्यान में रखना है कि ये नाइट्रेट के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए फेमस है, आप कहेंगे नाइट्रेट के लिए ये बहुत फेमस है, नाइट्रेट भंडार के लिए। इसमें एक स्थान है चिली में जिसको आप ध्यान में रखिएगा, नाम है अरिका। अरिका, और अरिका विश्व का शुष्कतम स्थान है। क्या है ये, विश्व का शुष्कतम प्लेस है। यानी सबसे कम वर्षा कहां होती है विश्व में, तो आप कहेंगे अरिका में होती है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व का सबसे आर्द्रतम स्थान कौन सा है, सबसे ह्यूमिड स्थान कौन सा है। तो ध्यान दीजिए, कभी अरिका गलीचे के भंडार के लिए फेमस था। किसके लिए, गलीचे के भंडार के लिए। ये वास्तव में बर्ड बीट होता है और इससे फर्टिलाइजर बनता है। तो वर्तमान में इसका पूरी तरह से दोहन किया जा चुका है। अब इसका आर्थिक महत्व पूरी तरह से समाप्त हो गया है, इसलिए इसको कहते हैं घोस्ट टाउन। क्या कहते हैं, घोस्ट टाउन, भूतों का शहर कहा जाता है अरिका को। वहीं पर अटाकामा डेजर्ट तांबा भंडार के लिए प्रसिद्ध है, और यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है चुकवी कमाटा। बहुत फेमस है चुकवी कमाटा। और चुकवी कमाटा क्या है, आप कहेंगे तांबा भंडार के लिए। यह तांबा की माइन है यहां पर, और इसीलिए इसको विश्व की तांबा राजधानी भी कहते हैं। यानी कॉपर कैपिटल के रूप में कौन फेमस है, आप कहेंगे चुकवी कमाटा है। तो ये बात इतनी समझते रहिएगा। इसके बाद आप देखिएगा ध्यान से, नीचे की ओर आइए। तो नीचे की ओर इस श्रेणी में आपको 2 पर्वत देखने हैं। एक है ओजास डेल सलाडो, ये बेसिकली चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है, जिसमें से आप ये जान सकते हो कि यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी पर्वत है। यानी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन है, आप कहेंगे ओजास डेल सलाडो है। वहीं पर अर्जेंटीना में अवस्थित है एकांकागुआ। एकांकागुआ, और एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि इससे अधिक ऊंचाई वाली चोटी जो भी है वो सब के सब हिमालय क्षेत्र में है, यानी एशिया में है। हिमालय क्षेत्र के बाहर अगर देखा जाए तो यह सबसे ऊंची हो जाएगी। किसके बाद, एशिया के बाद, यानी हिमालयन चोटियों के बाद सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आप कहेंगे एकांकागुआ। तो आप ये भी कह सकते हैं कि कितने नंबर पर है,
तो आप 110 नंबर पर ये आती है। यानी 109 चोटियां जो भी होंगी वो सब के सब एशिया में है, यानी हिमालयन क्षेत्र में है, इसको भी जानते रहिएगा। तो इस तरह से ये पर्वत हो गया। अब देखने से ही लग रहा है कि यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी के रूप में भी जानी जाती है। इससे भी अधिक अगर हम रेंज की बात करें तो वह कौन सा है, तो मिड ओशनिक रिज है, यानी कि जो महासागर के नितल पर अटलांटिक महासागर में उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई एक रिज है जो ज्वालामुखी क्रिया से अपसारी सीमांत पर बना हुआ है। लेकिन स्थल पर अगर देखें तो यह सबसे लंबी पर्वत श्रेणी के रूप में जानी जाती है। तो ये सारी बातें हमने आपको डिस्कस कर दिया है। अब देखिए प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आप चाहो तो इसको आप देख भी सकते हो। ये देखिए अटाकामा डेजर्ट है, वहीं पर ये देखिए अरिका है, और ये आपकी चुकवी कमाटा माइन है। प्रश्न पे जाइए। अब आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिए। बोलिवियन पठार दक्षिण अमेरिका में पश्चिमी कार्डेरा के मध्य में अवस्थित है, यह स्टेटमेंट करेक्ट है। एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी होने के साथ हिमालय के बाहर विश्व की सर्वोच्च चोटी है, यह भी बात सही है, 110 नंबर पर है। अटाकामा एक समशीतोष्ण स्थल यानी टेम्परेट है, तो टेम्परेट नहीं है, ये कैसा है, आप कहेंगे ये ट्रॉपिकल डिजर्ट है, तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एंडीज पर्वत श्रेणी एक मध्यकालीन हार्सिनियन पर्वत का उदाहरण है, आप कहेंगे यह भी गलत है, क्योंकि यह क्या है, यह अल्पाइन का उदाहरण है, एक नवीन मोड़दार पर्वत है। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा असत्य है, तो तीसरा और चौथा असत्य है, डी उत्तर इसका सही होगा।